हाय गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज का आपने टाइटल देख लिया होगा। आज हम सीए फाइनल एफआर की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। तो मेरे 69 मार्क्स थे एफआर में, तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको बहुत अच्छे से टिप्स दे पाऊंगा किस तरह से मैंने प्रिपेयर किया या मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरह से आप एग्ज़ाम में सिक्योर कर सकते हैं अच्छे मार्क्स। और एग्ज़ाम से पहले आपको प्रिपेयर किस तरह से करना है, आपको एबीसी एनालिसिस क्या फॉलो करना है, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें लाइक यूट्यूब पे आप कौन से टीचर को रेफ़र कर सकते हैं, कितनी आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है, और जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं मैं मोस्टली ट्राई करूँगा मैं हर क्वेश्चन का आपको आंसर देने की कोशिश करूँ। और नहीं भी हो पाएगा तो आप यूट्यूब कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको वीडियो के एंड में अपना नंबर भी बता दूंगा जिस पे आप व्हाट्सएप करके मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। ऑब्वियसली वो चार्जेबल रहेगी, कुछ नॉमिनल चार्जेस रहेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। और अब हम आ जाते हैं फटाफट से अपने एफआर की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको एफआर के लिए बता दूं कि अगर आप एफआर हो या आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको बैच लेना ही है तो आप प्रेफर करें आप फास्ट ट्रैक बैच लें। फर्स्ट टाइम में भी आपको कोई फुल बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही फुल बैच में जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं वो फास्ट ट्रैक बैच में बहुत कम टाइम में आपको बताई जाती हैं। और ऑब्वियसली फास्ट ट्रैक बैच लेने का इस यही बेनिफिट नहीं रहता कि उसमें एक तो आपके मतलब मनी भी आपकी सेव हो जाती है, और दूसरी चीज़ ये रहती है कि टाइम भी आपका बहुत ही कम जाता है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि उससे बेटर भी ये रहता है कि अगर आप कुछ सब्जेक्ट्स के लिए कर पाएँ तो ज़्यादा बेटर ये रहता है कि आप फास्ट ट्रैक बैच की बजाय भी रिवीजन वीडियोस देखें। जैसा कि मैंने अक्सर आपको लॉ की वीडियोस में या जीएसटी की वीडियोस में या मतलब और सब्जेक्ट्स में भी आपको बताया, इवन कॉस्टिंग में भी आप कर सकते हैं। एफआर के लिए चलो कई बार हो जाता है आपको डाउट थोड़ा-सा, क्योंकि एफआर एक लेंथी सब्जेक्ट भी काफ़ी पड़ता है और फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो ठीक है, आपको जैसे भी करना है। मैंने आपको ये चीज़ बता दी, आप यूट्यूब वीडियो से कर सकते हैं। अब जहाँ तक बात है एफआर में मटेरियल बताने की, तो मैं मटेरियल आपको बताऊँगा कि एफआर में आप सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी मैट रेफ़र करें, और उसके अलावा आपको आरटीपी करनी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आता है कि जैसे उन्होंने शर्मा सर से क्लास लिया या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी और टीचर से क्लास लिया, तो जैसे मैंने खुद शर्मा सर से क्लास ली थी, तो जैसे वो जीएफआरएस के क्वेश्चंस करवाते थे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाते थे। अब यही चीज़ क्या रहती है, हर टीचर के साथ रहती है, वो कुछ ना कुछ स्टडी मैट के बाहर के क्वेश्चंस करवाते हैं, तो वो उनके लिए तो मतलब उनकी तरफ से तो एक अच्छा ही काम है कि वो आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। बट अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर हम सिर्फ स्टडी मैट भी करके जा रहे हैं ना, और उसके साथ हमारी आरटीपी कवर्ड है अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहे एफआर हो गया, चाहे आप एससीएमपी में देख लें, मतलब कोई यूज़ नहीं है उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का। जितने आपको क्वेश्चन स्टडी मैट के करवाए जाएँ उतने बेटर हैं। और मेरी एग्जामिशन आई है तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि आप 69 प्लस या 70 प्लस कैसे ला सकते हैं। तो यही सब टिप्स होती हैं कि आपका जो टाइम सेव करती हैं और आपकी रिवीजन अच्छे से हो पाए। जितना आप कम पढ़ेंगे और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि एफआर में आप स्टडी मैट यूज़ करें, आरटीपी यूज़ करें, और ज़्यादा इधर-उधर टीचर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करें मत। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने शर्मा सर से क्लास ली, तो उसमें एक चीज़ ये भी है कि मैं क्या करता था, जो भी स्टडी मैट के क्वेश्चंस होते थे वो उसमें मार्क कर लेता था शर्मा सर के क्वेश्चंस में, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते थे उनको ऐसे छोटा-सा कट लगा देता था, क्योंकि वो नहीं करने हैं, आपका टाइम बहुत जाता है, राइट? तो अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमें अगर यूट्यूब वीडियोज़ फॉलो करनी है तो वो हम किसकी करें। और हाँ, जहाँ तक मटेरियल की बात है तो आपको उसमें स्टडी मैट, आपका जो आरटीपी है, और तीसरी चीज़ ये है कि आप पास्ट पेपर ज़रूर करके जाएँ, 2-3 पिछले पेपर ज़रूर करें, इस पे मैं आगे डिटेल में बात करूँगा। तो हम बता रहे हैं अब आपको कि यूट्यूब पे वीडियोज़ किसकी फ़ॉलो करनी है। यूट्यूब पे आप वीडियोज़ देख सकते हैं अगर आपको जैसे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बैच लिए काफ़ी टाइम हो गया, कुछ चीज़ें आप भूल गए हैं, तो आप यूट्यूब से बहुत ईज़िली कर सकते हैं। मतलब लॉकडाउन के बाद अब तो बहुत कुछ यूट्यूब पे आ गया है, तो ऑलमोस्ट सारा सिलेबस ही है यूट्यूब पे, आप कर सकते हैं चाहें तो। तो आप प्रतीक जगाती सर की वीडियोज़ कर सकते हैं, उनसे देख सकते हैं, उनकी यूट्यूब वीडियोज़ भी और उनकी ऐप भी है जो कि मतलब बहुत अच्छा रहता है रिवीजन के लिए। स्टिल आपको कुछ चीज़ें और करनी है, किसी और टीचर से करना है, कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह देखनी है, जो भी चीज़ें हैं, आप सुमित सारडा सर को भी फॉलो कर सकते हैं, उनकी वीडियोज़ काफ़ी अच्छी हैं एफआर में। और तीसरी चीज़ मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताई थी, वो ये था कि एफआर में एक आकाश कंडोई सर हैं, आप उनकी वीडियोज़ भी रेफ़र कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। वो ख़ासकर आपकी थ्योरी के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो थ्योरी आपको बहुत अच्छे से करवाते हैं। तो अभी जैसा कि रिसेंटली है तो 10-15 नंबर का मतलब थ्योरी आ जाता है, एटलीस्ट 10 मार्क्स तो थ्योरी आता है पेपर में। और इवन जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहते हैं, उनमें भी आपके लिए बेटर रहता है कि इंडेक्स के क्वेश्चंस में कोई भी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मतलब 1-2 लाइन अगर थ्योरी लिख देंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो ये चीज़ है आपके लिए। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि एमसीक्यूज़ वाला तो कोई फंडा होता ही नहीं है एफआर में। और
रिवीजन जैसे आपको करनी है एफआर की, वो आपको किस तरह से करनी है, अभी मैं आऊँगा एबीसी एनालिसिस पे, मैं आता हूँ। जहाँ तक रिवीजन की बात है तो मैं आपको बताता हूँ, रिवीजन आपको बेटर रहेंगी कि आप एटलीस्ट 3 से 4 रिवीजन करके जाएँ, क्योंकि एफआर जैसा सब्जेक्ट है, काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट है, और लास्ट में होता क्या है कि आपके कुछ कुछ चैप्टर स्किप भी हो जाते हैं, मतलब पेपर से पहले। इवन चाहे आपका एफआर फर्स्ट पेपर होता है, बट स्टिल इतने सारे इंडियाज देख के हमें लगता है कि थोड़े से सिलेक्टिव कर लें, वो अच्छे से कर ले, रादर देन हम पूरा सिलेबस करते रहें। क्योंकि ये भी होता है ना, लास्ट के 1-2 दिन में तो आप यूँ सोचो कि आपको बस पेज पलट के एफआर को पूरा रिवाइज़ करना है, तो आप किस तरह से उसे अच्छे से कर सकते हैं। तो बेटर आपके लिए यही रहता है कि आप थोड़े से कम इंडेक्स करके जाए, कुछ चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने एबीसी एनालिसिस पे, जिसमें कि आपके ए कैटेगरी के जो चैप्टर्स हैं वो मेनली आपके रहने वाले हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट देखने को मिलते हैं। इंड एस 109 जो है आपका, उसके अलावा शेयर बेस्ड पेमेंट हो गया, बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन हो गया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, रिवेन्यू हो गया, लीज हो गया, 116 है, और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक बहुत अच्छा चैप्टर है, उससे मोस्टली हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है, और इम्पेयरमेंट का चैप्टर हो गया। तो ये सारे आपके फर्स्ट कैटेगरी में हो गए, और चाहो तो आप सीएसआर को भी रख सकते हो इसमें। तो ये आपकी जो ए कैटेगरी है, ये आपकी 70 टू 80 मार्क्स की आती है। तो मेनली क्वेश्चंस आप यहीं से करके जाओ, जितनी ज़्यादा मतलब जितने अच्छे से इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करके जाएँगे, उतना आपके लिए बेटर रहने वाला है। और उसके बाद ये है कि फिर आपकी बी कैटेगरी आ जाती है, जो 20 टू 30 मार्क्स की आती है। तो उसमें आपके जो चैप्टर्स हैं वो हो गया आपका पीपीई हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स हो गया, बोरोइंग कॉस्ट हो गया, और टैक्सेस हो गया, जो आपका इंड एस 12 है, ऑपरेटिंग सेगमेंट हो गया, एम्प्लॉयी बेनिफिट हो गया, गवर्नमेंट ग्रांट, ईपीएस, फॉरेन एक्सचेंज रेट, और आपका बायोलॉजिकल एसेट्स। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आप बी कैटेगरी में रख सकते हैं, बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स आप सी कैटेगरी में रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि कुछ चैप्टर्स जैसे मैं आपको बता रहा था, कुछ इंडियाज़ आप स्किप कर सकते हैं, तो आप 101, 7, 8, 37, 24, 40, और आपका इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ये चाहो तो आप थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो। मतलब क्या है कि अल्टीमेटली आता तो मतलब इन चैप्टर्स में से भी है, एक आधा क्वेश्चन आ जाता है किसी में से भी, और ऐसा नहीं है कि मतलब इनसे चैप्टर से रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं। जो रेगुलर एक फॉर्मेट बना हुआ है कि इन चैप्टर्स की वेटेज अच्छी है, इन्हीं से क्वेश्चंस आने हैं, वो आपकी सिर्फ ए कैटेगरी है। और उसके बाद बी कैटेगरी में से भी वो किसी-किसी चैप्टर में से पूछते हैं, तो कोई फिक्स नहीं रहता, वो कभी भी किसी चैप्टर में से पूछ सकते हैं। तो मेनली तो आपकी ये कैटेगरी रहती है। और उसके बाद ये है कि जो आपको स्किप करने के लिए इंड एस बताया, वो भी इसलिए है कि उसमें से कभी-कभी रेयरली क्वेश्चन आता है। और मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता देता हूँ, 1-2 चीज़ें एफआर में ये हैं कि आपको ना पास्ट पेपर को ज़रूर देखना है। 2 मैं उसके मेन बेनिफिट बता देता हूँ कि आपको पास्ट पेपर अच्छे से एनालाइज़ क्यों करना है। आप एटलीस्ट पिछले 3 से 4 पेपर करने हैं आपको एफआर के। मतलब एफआर में आपकी मेहनत यहाँ ज़्यादा जानी चाहिए, रेदर देन आप किसी टीचर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके जा रहे हैं, जो ना तो पास्ट पेपर में आ रहे हैं, जो मतलब पहले आते थे, कभी अब नहीं आते। उसकी बजाय या प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको करना है, तो आप पास्ट पेपर करें 3 से 4। उसमें सबसे बड़ा एक बेनिफिट तो ये है कि एक क्वेश्चन ना रिपीट हो जाता है। एफआर, एसएफएम में जनरली देखने को मिला है। तो एक क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाता है, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएगा पिछले किसी भी पेपर से उठा के। तो एक तो बेनिफिट ये मिल जाता है। दूसरा पास्ट पेपर करने का बेनिफिट ये है कि आप जैसे कोई इंडेक्स स्किप करना चाह रहे हैं, तो आप देखो अगर पैटर्न पिछले 3-4 पेपर का, तो आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर में से क्वेश्चन आया। तो थोड़ा आप अपने हिसाब से एनालिसिस बना के उनको लिख लें, तो आपको पता चलेगा अब लास्ट टाइम इस इंडेक्स में से क्वेश्चन आया था, या उससे पिछली बार किसका आया था, और उससे पिछली बार किसका आया था। अगर हर बार डिफरेंट आ रहे हैं, तो उस हिसाब से इस बार आप वो वाला स्किप कर सकते हैं जो लास्ट टाइम आया है, या फिर आपको लगता है तो लास्ट टू लास्ट टाइम वाला भी आप स्किप कर सकते हैं। तो मतलब लास्ट में यही स्ट्रेटजी होती है ना, कि आप किस तरह से करें कि आपको कुछ ना कुछ अगर स्किप करना है, तो आप क्या स्किप कर सकते हैं। तो बेटर यही रहता है कि खुद से थोड़ा एनालाइज करके स्किप करें, तो उससे आपको एक तसल्ली भी रहती है, और आपको ये रहता है चलो कोई बात नहीं, नहीं किया ना ये चैप्टर, और थोड़ा एनालाइज करके स्किप किया है, ऐसे ही नहीं कि मतलब अक्कड़-बक्कड़ बम्बे बो करा और स्किप कर दिया, तो थोड़ा-सा सोच के आपने स्किप किया है, तो कोई बात नहीं, बाकी ठीक है जो भी आता है। लेकिन मेनली जो वेटेज चैप्टर्स की रहती है, वो तो आप अच्छे से करके जा रहे हैं, तो ऐसे टेंशन कोई लेने का नहीं है, ठीक है? और वैसे भी कोई मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो यार बिल्कुल मतलब वो सबके लिए मुश्किल होगा ना, सब उसमें बनाने ही बैठेंगे अपना दिमाग लगा के, तो इससे अच्छा है सिलेबस कम करके जाओ और अच्छे से करके जाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा आईसीआई वाला करके जाओ, बाहर का नहीं। तो हम आ जाते हैं इस चीज़ पे, एमटीपी, आरटीपी, पास्ट पेपर। देखो पास्ट पेपर तो मैंने आपको बता ही दिया वैसे किस लिए इंपॉर्टेंट है। आरटीपीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ, वो इसलिए इंपॉर्टेंट रहती हैं कि आरटीपी में जो होता है ना, वो पेपर के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कभी-कभी रेयरली मिल जाता है, लेकिन स्टिल आरटीपीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहती हैं, प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करती हैं, तो आरटीपीज़ हमेशा करके जाएँ। और आरटीपी सारी ही कवर करनी है ऑब्वियसली, आपको ऐसा नहीं है कि पिछली कोई नहीं करनी है, और आई थिंक अब तो स्टडी मैट में सब कवर्ड है, बस रीसेंट आरटीपी करनी होती है, और पिछली नहीं भी है तो 1-2 बार आप चेक कर सकते हैं, उसमें क्रॉस वेरीफाई कर लें। क्योंकि मैंने तो अपनी बार में आरटीपी अलग से सारी निकलवा ली थी, तो मैंने छोड़ी नहीं थी कोई भी आरटीपी।
और जहाँ तक आपकी बात है एमटीपीज़ की, तो आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि उसमें स्टडी मैट के क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर। बट हाँ, 1-2 एमटीपीज़ आप देख लें, ऊपर-ऊपर से देख लें कि कोई क्वेश्चन न्यूली एडेड तो नहीं है, वो भी खासकर रिसेंट वाली में, मतलब पिछली जो 1-2 अटेम्प्ट की अभी गई हैं, तो उससे हो जाता है कई बार अगर कुछ यूनिक क्वेश्चन मिला तो हो सकता है वो आपके पेपर में ही आ जाए। तो ये चीज़ रहती है मेनली। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ यार, एफआर का ना सबसे पहला एग्ज़ाम होता है। बेटर ये रहता है आपके लिए कि आप एफआर को आई थिंक 10 से 12 दिन पहले स्टार्ट करें। और आई थिंक क्या, मैंने खुद भी ऐसे ही किया था। मैं उसका एक रीज़न बताता हूँ आपको, आपको सही लगे तो ठीक है, नहीं तो ऑब्वियसली आपकी मर्ज़ी है यार। पर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप 12 दिन पहले स्टार्ट करते हैं ना एफआर को, तो आप उसके साथ एसएफएम पढ़ लें, आप उसके साथ ऑडिट लॉ कुछ भी पढ़ते रहें। लेकिन 12 दिन पहले स्टार्ट करें तो 5 से 6 घंटे आप एफआर ज़रूर करें। उससे क्या होगा कि एक तो आप अगर टारगेट लास्ट का रखते हैं ना कि मैं लास्ट के 5 दिन में कर लूँगा, 6 दिन में कर लूँगा, तो कई बार आप पैनिक कर जाते हैं, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अब आपके पास टाइम नहीं है उस चीज़ को रिकवर करने का। और आप खुद सोचो यार, आपने अपना अगर पहला पेपर थोड़ा भी खराब किया, तो आगे तो मतलब आपको ऐसे लगने लग जाता है कि 6 महीने की मेहनत बेकार होगी। मतलब आप अगले तो पेपर भी आप छोड़ने के लिए सोच लेते हो, कई बार तो मैंने ऐसा भी होते देखा है। तो ये डिमोटिवेशन ना आए, ये पैनिक ना आए, तो इसलिए पहला पेपर तो मतलब एकदम फुल ज़ोरों-शोरों से तैयारी होनी चाहिए आपकी। तो बेटर यही रहता है कि 12 दिन पहले स्टार्ट करें और उसमें से 10 दिन आप अपना एफआर के साथ बाकी चीज़ें भी करते रहो और लास्ट के 2 दिन फिर एफआर को दे दें। मतलब टाइम तो यार आपका उतना ही जा रहा है ना, तो क्यों ना आप एफआर को 10-12 दिन पहले स्टार्ट कर लें कि आपका पहला पेपर है तो आप। और ख़ासकर हम जाते भी एफआर एसएफएम में एग्ज़ामिनेशन के लिए हैं, तो आप खुद सोचो कि इतना तो बनता है ना। पहले पेपर में आप अच्छे से तैयारी करके जाएँ, आपको डर नहीं होना चाहिए कुछ भी, आप सारा कुछ कर लें, उसका आरटीपी पढ़ लें, पास्ट पेपर कर लें, सब कर लें बहुत अच्छे से। मतलब करना है तो हर पेपर में, लेकिन एफआर को आप टाइम देंगे, पहला पेपर है, तो आप पैनिक नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक करते हैं। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने ये चीज़ किस लिए बोली है, मैंने भी यही फॉलो करी थी और आई थिंक तभी मेरी एग्ज़ामिनेशन भी थी कि मैं एकदम टेंशन फ्री था पेपर में, कि अब अगर पेपर मुश्किल भी आया तो देख लेंगे ना क्या ही हो गया। तो सारा तो पढ़ रखा है आईसीएआई का। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि रिटन प्रैक्टिस लाइक कितनी करनी है, कैसे करनी है? जो मैंने आपको बताया कि अगर आप 12 दिन पढ़ रहे हैं, तो उसमें से 10 दिन में आप थोड़ा बहुत जो भी आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है, कर लें। लास्ट के 1-2 दिन तो आपको एफआर का भी ऑडिट ही करना है। मतलब एफआर के पेपर का पेज पलट के ऑडिट करना है। तो आप बस अपने पहले 10 दिन में जो भी आपके मतलब कुछ आपको किसी चैप्टर में फॉर्मेट है या कोई क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लगता है या कोई क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है, तो वो रिटन प्रैक्टिस आप उतनी कर लें। बाकी हाँ, रिटन प्रैक्टिस के नाम पे आप 1-2 पेपर लिख के ज़रूर करके जाएँ कि आपको ये पता रहे कि हाँ, इतना लेंथी पेपर आने वाला है, तो 3 घंटे में मुझे तैयार रहना है, कैसे करना है। और जहाँ तक बात है कुछ अमेंडमेंट्स या उससे रिलेटेड, तो मेनली एफआर में क्या होता है, न्यू क्वेश्चंस ही ऐड होते हैं, अमेंडमेंट तो क्या ही आती है। जो न्यू क्वेश्चंस ऐड होते हैं ना यार, ज़रूर करके जाना, क्योंकि आईसीएआई का कोई भरोसा नहीं, या तो वो देता नहीं क्वेश्चन, तो वो अगले 4 अटेम्प्ट तक नहीं देता नए-नए क्वेश्चन ऐड किए हुए। और अगर वो देता है ना, तो वो पहली अटेम्प्ट में 2-3 क्वेश्चन डाल देता है सीधे अमेंडेड, या मतलब जो न्यू क्वेश्चंस ऐड हुए होते हैं। तो इसलिए बेटर ये है कि न्यू क्वेश्चंस को कभी भी स्किप नहीं करना, क्योंकि मेरे टाइम में भी ये सीन हुआ था और न्यू क्वेश्चंस भी आए थे 2-3 और मैं वो करके गया हुआ था। तो उस टाइम पे बहुत बच्चे लैग कर गए थे इसी चीज़ का, वो सोचते यार क्या नई किताब लें, नई वाली से पढ़ेंगे। तो आप नई वाली से नहीं पढ़ रहे, कोई बात नहीं। आपने पुरानी वाली में मार्क कर रखा है, लेकिन यार नई वाली के क्वेश्चन तो मार्क कर लो ना, जो नए ऐड हो रखे हैं, वो क्यों छोड़ के जा रहे हो? मतलब तुम अपना सिलेबस छोड़ के जा रहे हो और फिर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम्हारी एग्ज़ामिनेशन नहीं आएगी, तो फिर मतलब एग्ज़ामिनेशन आ जाए तो फिर ऐसे थोड़ी आएगी। और जहाँ तक बात है, 2 एग्ज़ाम की बढ़िया सी टिप आपको यहाँ पे भी मैं देना चाहूँगा। एफआर से रिलेटेड एक और स्पेशल चीज़ बताता हूँ। मैंने आपको आई थिंक पहले ही बताई थी कि हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो तो 1-2 लाइन ना उसमें थ्योरी की लिख के एक्सप्लेन कर देना, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है और आपको थोड़े मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो उसके लिए आकाश कंडोई सर आपको थ्योरी पढ़ा ही देंगे। और जहाँ तक बात है एक और चीज़ की, एक तो हैंडराइटिंग, एफआर तो वैसे ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हैंडराइटिंग वैसे ही मैटर नहीं करती। पहली लाइन से ना अपना फुल स्पीड से लिखना शुरू करो, जहाँ मन करे वहाँ वर्किंग नोट बनाओ, बस अच्छे से तुम्हारा वो एक लेजिबल फॉर्म में होना चाहिए, एक अच्छे से पढ़ मतलब टीचर पढ़ पाए उस चीज़ को। इस तरह से लिख के आना है, प्रेज़ेंट थोड़ा-सा ठीक से करना है। बाकी तुम कहीं भी वर्किंग नोट बना रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना बस ये है कि पेपर बहुत स्पीड से करना है, तभी वो 3 घंटे में पूरा होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई सीक्वेंस नहीं होती यार क्वेश्चन्स की। मैंने तुम्हें हर वीडियो में बताया कि क्वेश्चन 1 का ए पार्ट आता है, ए कर लो, फिर क्वेश्चन 2 का बी आ रहा है, बी कर लो। कोई स्पेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया तो उसके पहले 3 पार्ट के लिए मेरे को स्पेस छोड़ना है, फिर मैं जाके सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। जो आता है वो पहले कर दो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। आप पहले 1 डेढ़ घंटे में 40-50 नंबर का कर देंगे, तो आपको लगेगा अब तो एग्ज़ामिनेशन आएगी ही आएगी, क्योंकि जितना आपको आता है आप वो तो कर लोगे ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंप्लेंट रहता है कि हमें तो जो आता था हमारे से वो भी छूट गया। तो भैया क्यों छूट गया? पहले वही करते ना जो आता था। ऐसा तो है नहीं तुम्हें सारा पेपर आता था, तो पहले वही करो ना जो आता है, वो क्यों छोड़ के आ रहे हो? और फिर तुम सोच रहे हो एग्ज़ामिनेशन आएगी तो ऐसे नहीं आती होती ना, थोड़ा स्ट्रैटेजी तो लगानी पड़ेगी। और
1.5 डे रिवीजन के नाम पे तो क्या ही बोले, इसमें तो डेज ही डेज हैं, तो 1.5 क्या, तुम 12 दिन दो, अच्छे से दो। लास्ट के 2 दिन तो तुम्हें एफ ही पढ़ना है, तभी बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। जो चीज़ें मैंने बताई वो तुम स्किप कर सकते हो। और जहाँ तक बात है, कोई लिंकेज वगैरह ज़्यादा तो है नहीं चैप्टर्स के बीच में, तो जो मैंने आपको मेनली चैप्टर्स बताए हैं उन्हीं को आप अच्छे से करके चलें। और मैं आपको देख देता हूँ 2-4 चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट कर रखी है। हाँ, एक तो ये है कि यार आप एफआर में जैसे पीपीई है या कोई भी एक आधा ऐसा है, ईपीएस है या शेयर बेस्ड पेमेंट है, तो मतलब कोई भी चीज़ आप लिख रहे हो ना, तो इंड एस का नाम लिखते टाइम आप शॉर्ट में लिख सकते हो, क्योंकि पेपर में ना न्यूमेरिक पोर्शन के नंबर होते हैं, इन चीज़ों के मार्क्स नहीं होते कि आप फुल फॉर्म में लिख के आ रहे हो या नहीं लिख के आ रहे हो, तो शॉर्ट फॉर्म में वो नंबर तो नहीं काट लेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं, आपके कोई नंबर नहीं कट रहे। एकदम बिंदास होके लिखे, बढ़िया से पढ़ाई करें और फास्ट फास्ट लिख के आए, जल्दी जल्दी शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। और उसके अलावा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मैंने आपको बताया तो वही है, क्वेश्चंस का ध्यान रखना। और थ्योरी और आई थिंक हो गया यार, हो गया आई थिंक, मैंने तो सारी चीज़ें बता दी। मैं फिर भी एक बार देख लेता हूँ कि मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है आपके लिए, क्योंकि कुछ रहना नहीं चाहिए। हाँ जी गाइस, तो एक तो हाँ, मैं बताता हूँ कि लाइन लगाने की या मार्जिन्स लगाने की एफआर के पेपर में तो खासकर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरी पेपर ऑडिट या लॉ में ऐसी चीज़ें मैटर करती हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मैं शायद डीटीआईडीटी के पेपर में ही बताना थोड़ा सा मिस कर गया था, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा लगा, मुझे याद आया, तो मैं आपको बताता हूँ कि वर्किंग नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं, और खासकर डीटीआईडीटी में तो बहुत ज़रूरी होते हैं। एफआर में भी ज़रूरी है, लेकिन हाँ, ये है कि डीटीआईडीटी में तो मिस करना ही मत। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ एफआर की वीडियो में, सॉरी उसके लिए, बट मुझे लगा कि आपको फिर भी बता ही देना चाहिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, बिकॉज़ डीटीआईडीटी में वर्किंग नोट्स इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो वर्किंग नोट्स के ही नंबर देते हैं। उनको हर क्वेश्चन, हर सेक्शन, मतलब हर एक एडजस्टमेंट जो आप करके आते हैं ना पेपर में, उनको उसके लिए रीज़न चाहिए होता है। आप उसमें जितना भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी नॉलेज में है, वो सब लिख के आएँ, तो इसलिए वर्किंग नोट के बहुत नंबर रहते हैं, खासकर डीटी में, खासकर आईडीटी में। और जहाँ तक बात है इस वीडियो की, तो मैं इस वीडियो में लास्ट में आपको बस अपना नंबर बताता हूँ, जिस पे आप व्हाट्सएप करके मुझसे इंक्वायरी कर सकते हैं, और हम डिस्कस कर लेंगे कि हमें वन ऑन वन कॉल सेशन के लिए क्या टाइमिंग्स रखने हैं या क्या चीज़ रहेगी। तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप उस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9996457191। और हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।